बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और एलसी ऑसिलेटर आज हम डिस्कस करेंगे। ये है आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर। तो जिस तरह सारे के सारे ऑसिलेटर्स में हमने ये देखा कि वो दो मेनली पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक उसमें एम्पलीफायर होता है और दूसरा फीडबैक सर्किट होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात हुई कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा बीजेटी एम्पलीफायर है। इसकी आउटपुट जो है ये देखें, ये फीडबैक सर्किट हो। तो फीडबैक सर्किट में हमने एक्चुअली ये एक ट्रांसफार्मर लगाया है और ये एक कैपेसिटर है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये है टेप्ड ट्रांसफार्मर। तो क्लास में तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ ये मेरा लेक्चर जो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये टेप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। ये देखिए, मिसाल के तौर पर आप एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं जिसकी आउटपुट जो है आप बिलफर्ज 10 वोल्ट लेना चाहते हैं और कैलकुलेशन के ज़रिए से आपकी जो सेकेंडरी की वाइंडिंग बनती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स बनते हैं, बिलफर्ज 100 बनते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसमें से क्या किया जाता है कि दरमियान से तार जो है वो निकाल ली जाती है। एक वाइंडिंग करते हुए वो तार जो है बाहर निकाल ली जाती है, लेकिन हमने ये जो वाइंडिंग से टेप करनी है, एक्सटर्नल जो तार है, वायर है, उसको कहाँ से करना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके 3 टर्मिनल जो लेंगे तो ये आउटपुट पे आपको मिलती है 10 वोल्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि 9 वोल्ट और 1 वोल्ट की बाइफर्केशन करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जो सेकेंडरी की वाइंडिंग जो है शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 6 8 और 10। जब 10 वाइंडिंग पूरी हो जाएंगी तो ये तार बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर नीचे ले जाएंगे और अगली 90 वाइंडिंग जो है पूरा करेंगे। अब 90 वाइंडिंग यहाँ पे होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये यहाँ से हमने इसको टेप किया है, यहाँ से ये तार बाहर निकाल दी और इन दो तारों के दरमियान जो वाइंडिंग की तादाद है वो है 10 और इन दो वाइंडिंग के दरमियान है 90। इसका मतलब यह है कि यहाँ आपको 1 वोल्ट मिलेगा और यहाँ आपको 9 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 वोल्ट मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाइंडिंग हम करते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी 2 वाइंडिंग कर देते हैं। तो यानी कि ये ऐसे समझ लें कि ये वैसे तो अटैच है, लेकिन शो करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि ये अलहदा है। हालांकि ये अलहदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इंडक्शन इसमें भी हो सकती है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि वाइंडिंग जो है, आप देखें कि तार जो है इसको हमने वो उसके जो फ्रेम है उसके ऊपर वाइंड अप करना है। तो इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल जो हैं उनकी वाइंडिंग जो है क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के इन फेज होगी, उनका फेज का डिफरेंस 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि प्राइमरी कॉइल इस तरह वाइंड कर देते हैं और सेकेंडरी कॉइल इस तरह वाइंड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनपुट और आउटपुट जो है एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होगी। मैं यहाँ मेरे ख्याल में दोबारा बता देता हूँ कि अगर इस तरह वाइंडिंग करते हैं तो ये दोनों तारें बाहर निकलें प्राइमरी की, और सेकेंडरी की भी इसके ऊपर वाइंड करके वो भी दोनों एंड जो है उसके बाहर निकाल दिए। तो अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे के इन फेज होंगी। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि ये जो वाइंडिंग है ये तो क्लॉकवाइज कर रहे हैं और सेकेंडरी की वाइंडिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारी इनपुट और आउटपुट के दरमियान फेज का डिफरेंस बन जाता है 180 डिग्री का। डेफिनेटली करंट इधर इंड्यूस होगा, इधर इंड्यूस होगा, उलट होगा तो फेज का डिफरेंस जो वो 180 डिग्री का हो जाएगा। उसको शो करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, ये मैंने डॉट लगाए हैं, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका और इसका, यानी कि इसमें जो इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका और ये प्राइमरी कॉइल का जो फेज का डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। अब ये देखें, ये 180 डिग्री तो इस यहाँ से फेज डिफरेंस आ गया और 180 डिग्री इसने फेज डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, उनका आउट ऑफ फेज होती हैं। तो टोटल वो कंडीशन जो थी हमारी कि क्लोज लूप जो फेज डिफरेंस है वो 0 के बराबर होगा, तो डेफिनेटली 180 डिग्री इसने फेज शिफ्ट कर दिया और 180 डिग्री इसने फेज शिफ्ट कर दिया, तो टोटल जो है फेज शिफ्ट 360 डिग्री या 0 कह लें। अब दूसरी बात ये भी देखें कि हमने आउटपुट का कितना पोर्शन जो है वो इनपुट को प्रोवाइड करना है। ये फीडबैक सर्किट जो हमें यानी कि आउटपुट का कितना हिस्सा जो है इनपुट पे देगा वो डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के ऊपर। जिस तरह यहाँ देखिए कि हमने कहा था कि अगर ये टोटल 10 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा है और हम क्या करते हैं कि 10 जो वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उसके बाद टेप किया हुआ है हमने वायर को, एक्सटर्नल वायर को, तो यहाँ 1:9 की रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि 1:9 की रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 10 वोल्ट है तो यहाँ 1 वोल्ट आपको मिलेगा, यहाँ 9 वोल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखना है हमने कि कौन सा फ्रिक्शन जो है आउटपुट का वो फीड अप करने के लिए, फीडबैक करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आउटपुट का, वो डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो के ऊपर। अब ये यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और ये हिस्सा जो है वो फीडबैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो ये देखिए फीडबैक में ये ऑसिलेटिंग टैंक बनता है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो सीरीज में आ जाते हैं, तो इनका जो फ्रिक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी 1/2 पाई LP(C)(3) के बराबर होगी। C3 इसकी कैपेसिटेंस है, LP ये प्राइमरी कॉइल की इंडक्टेंस है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो 2 कॉइल्स के ऊपर पता है मुश्तमिल है। तो एक कॉइल ये होगी प्राइमरी, एक सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी को हमने क्या किया हुआ है वो डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो उसका वो फीडबैक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा हिस्से से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो ये आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर हुआ। अच्छा, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो याद रखें कि ये जो आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर है ये इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं हम, तो आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ट्रांसफार्मर से अवॉइड किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो ये बल्कि होता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और दूसरी बात कि ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है, तो इससे आम तौर पर बचा जाता है। इसलिए ये आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर जो है वो कह लें कि एक मतरूक शुदा जो है ऑसिलेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वही RC ऑसिलेटर हो गया, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जिसको हम कहते हैं, या ये हार्ट्री और कॉर्पेट ऑसिलेटर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रा कम इस्तेमाल होता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये आपके पास आ गई। अब उसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है पीजो क्रिस्टल, और ये पीजो क्रिस्टल जो होता है उसकी मदद से हम ऑसिलेटर बनाते हैं। अब ये ऑसिलेटर जो होता है हम किस तरह बनाते हैं, उससे पहले हम ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है ऐसे होते हैं, इनके पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें क्वार्ट्ज एक सब्सटेंस है कि जब उसको हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनको पुश किया जाता है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर यानी कि उसको मुसलसल प्रेशर जो है देते हैं सडनली, तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, यानी कि उसका जो दोनों सरफेस के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर उसको यानी कि फ्रिक्वेंट कह लें कि पीरियडिकली उसको हम पुश करते हैं, तो आउटपुट पे हमें वो AC प्रोवाइड करता है, यानी कि
ज़ाहिर है वोल्टेज उसी तरह वेरी करता है जिस तरह हम उसको उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक यानी कि करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है इंड्यूस होती है, तो उसको हम नाम देते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो प्रेशर की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है डिवेल्प होती है किसी भी सब्सटेंस के अक्रॉस, उसको हम नाम देते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें ये क्वार्ट्ज, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऐसा सब्सटेंस है कि जब उसको हम पुश करते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो आजकल लाइटर आ रहे हैं तो चाइना के, ये आपने देखे होंगे, तो मैंने भी ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो ये जो एंड पे इंशाल्लाह वो इसमें एडअप कर दूंगा। वो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा वाज़े तो नहीं है क्योंकि फोकसिंग उससे सही नहीं हो सकी, लेकिन वो उसका पता चल जाएगा जब प्रेशर पड़ता है किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, ख़ासतौर पर ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर, तो उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो डिवेल्प होती है। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो अपना लाइटर की, तो उसमें भी यही होता है कि जब हम उसको पुश करते हैं उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, उसमें स्ट्रेस आती है और सडनली वो स्ट्रेस की वजह से वो पुश करता है क्रिस्टल को, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अच्छी खासा यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है और लाइटर जो है वो ऑन हो जाता है। ये जो सिगरेट लाइटर की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो पीजो क्रिस्टल है, एक तो ये है कि उसको कांस्टेंट पुश से हम फोर्स से हम दबाते हैं, एक है कि उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ उसको पुश करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ उसको पुश करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी हमारे प्रेशर की होगी उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगी। ये लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही हम यानी कि उसको वाइब्रेट करवा सकते हैं या क्या कहते हैं कि वहाँ उसमें उससे आउटपुट ले सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी करेक्ट है, यानी कि एक तो ये है कि हम जब उसको प्रेस करते हैं तो उस वक्त उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। एक ये है कि अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस प्रोवाइड करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि क्रिस्टल जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये जो क्लॉक होते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, उसमें यही होता है कि वो क्रिस्टल जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि ये दो प्लेट्स हैं, इसके दरमियान जो है वो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है रखा हुआ होता है, ये देखें ये रखा होता है। तो पहले इसके साथ जब ये टच करता है, यानी कि यहाँ बैटरी हम लगा दिए बिल्कुल, तो क्या हुआ, पहले ये टच कर रहा था यहाँ इसके साथ, लेकिन जैसे बैटरी ऑन हुई तो ये श्रिंक हो जाता है, यानी कि ये पुश हो जाता है, तो जाहिर है इनका कनेक्शन इससे ख़त्म हो जाता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। जैसे फैलता है फिर इसको टच करता है तो फिर श्रिंक हो जाता है, यानी कि ये मुसलसल जो है श्रिंक होता है और एक्सपैंड होता है, श्रिंक होता है एक्सपैंड होता है। तो ये इसका जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो कंप्रेशन की और इलांगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो इसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्रिस्टल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इसकी थिकनेस के ऊपर कि स्लाइस की थिकनेस कितनी है। जो स्लाइस बनाया हुआ हमने क्रिस्टलाइन मटेरियल का, उसकी थिकनेस के ऊपर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि हमने तो यहाँ डीसी दे दिया, लेकिन कितनी जल्दी ये श्रिंक हुआ और वापस अपनी जगह पे आया, फिर श्रिंक हुआ, फिर वापस अपनी जगह पे आया, तो ये जो इसकी थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये इसका वर्किंग होगी उस वक्त की जब हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये देखें, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसके दोनों तरफ जो है हम कंडक्टेंट प्लेट लगा देते हैं। आप अपनी किताब से देख लेना, उसकी जो फिजिकल डायग्राम होती है वैसे भी वो बाजार से मिलता है 10-20 रुपए का, उसको उसके ऊपर केन सा बना होता है, उसको उतार के आप देख सकते हैं। तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, यानी कि उसका इक्विवेलेंट जो इफेक्ट होता है एसी के लिए, वो कुछ यूँ होता है कि ये पैरेलल और सीरीज ये एलसी सर्किट्स के तौर पे काम करता है। यानी कि ऐसे समझ लें कि इसका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है, ये ऐसे समझ लें कि ये हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल है
और ये दोनों प्लेट्स हैं, ये इसका सिंबल है क्रिस्टल का। तो इसका जो इफेक्ट होता है एसी के लिए वो यूं होता है कि ऐसा समझ लें कि यहाँ दो सर्किट लगे हुए हैं, एक सीरीज सर्किट है, एलसी सीरीज सर्किट है, और एक एलसी पैरेलल सर्किट है। तो इसका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है, इधर फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो रही है, उधर उसकी इम्पेडेंस इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कि इम्पेडेंस जो है मिनिमम होती है किसकी, एलसी सीरीज सर्किट में, कब, रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर। तो ये वो रेजोनेंस पॉइंट आता है एलसी, इनके एल आर सी सीरीज सर्किट। तो इसका ये रेजोनेंस पोजीशन आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आर एस से मैंने शो की है। तो इसके ऊपर इम्पेडेंस ये देखें, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये इम्पेडेंस है। इम्पेडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस सर्किट में से, यानी कि ये एक टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। और फिर क्या है, जब फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी अपना क्या कहते हैं इम्पेडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। आपको पता है कि एलसी पैरेलल सर्किट में रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पेडेंस जो मैक्सिमम होती है, इसलिए जो करंट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ ये देखें, ये इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि उस वक्त ये सर्किट जो एक्ट करते हैं लाइक एल सी पैरेलल सर्किट। तो उस पॉइंट के ऊपर इसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली इसका करंट जो है वो मिनिमम होगा। तो याद रखें, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये है, यानी कि ये हमारा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो इस तरह एक्ट करता है जिस तरह हमारे पास दो सर्किट बने हुए हैं, एक एल आर सी सीरीज सर्किट है, एक एल सी पैरेलल सर्किट है। तो एल आर सी सीरीज सर्किट जो है उसकी इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होती है जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसका मतलब ये कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होती है, यानी कि क्रिस्टल की यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर से मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर। और उसका रेसिप्रोकल क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है कि इसकी इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि उस वक्त ये एक्ट करता है लाइक एल सी पैरेलल सर्किट। तो उसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी, करंट इसका मतलब ये कि उसका मिनिमम होगा। तो ये क्रिस्टल जो है हम इस्तेमाल करके ऑसिलेटर बना सकते हैं। उस ऑसिलेटर का फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी हाई हम रख सकते हैं। अब ये देखें कि हम इस पीजो क्रिस्टल को इस्तेमाल करके किस तरह ऑसिलेटर जो है वो बना सकते हैं। तो पहले ये देखें, ये हमारे पास सर्किट है, इसमें ये वही बीजेटी हमने इस्तेमाल किया है इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये देखिए इसकी जो फीडबैक यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये एक कैपेसिटेंस के पैरेलल लगा दिया और साथ क्रिस्टल लगा दिया। अच्छा, ये एक बात मैं बता दूं कि लाजमी नहीं है कि आप ये जो एम्पलीफायर बनाएं वो बीजेटी ही से बनाएं। आप यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर, बल्कि इवन यहाँ तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहना ये चाहता था कि यहाँ से ये देखें, ये फीडबैक हम ले रहे हैं और ये जो क्रिस्टल है वो इसकी सीरीज में लगा हुआ है जो इनपुट पे आ रही है। अब डेफिनेटली क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर इसकी जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी। इम्पीडेंस इसकी मिनिमम होगी तो ज़ाहिर फीडबैक जो है वो मैक्सिमम होगा। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगी। और ये जो हमने लगाया हुआ है साथ कैपेसिटर, ये बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर है, तो इससे हम इसकी जो रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन जो है उससे कर सकते हैं, इसकी यानी कि इम्पीडेंस जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़रा गौर करें कि जब ये क्रिस्टल जो है
वो एक्ट करता है लाइक सीरीज LRC सीरीज सर्किट, तो उस वक्त उसकी इम्पिडेंस जो है मिनिमम होगी, बाकी फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसकी इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर इसकी इम्पिडेंस मिनिमम होगी तो ज़ाहिर है फीडबैक मैक्सिमम होगा। तो फीडबैक मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा कि आउटपुट पे हमें सिर्फ वही फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशन मिलेगी जो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये रेजोनेट होगा, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट पे मिलेगी। और दूसरा जो सर्किट हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म है कॉर्पोरेट ऑसिलेटर की। अब ये देखिए कि उसमें हमने यहाँ इस्तेमाल किया था इंडक्टर, यहाँ हमने इस्तेमाल किया है क्रिस्टल। अब यहाँ क्या होगा, ये वही हमारा यानी कि इतना हिस्सा जो है वो एम्पलीफायर है और ये फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट है। अब इसमें ये देखें कि इसकी जो इम्पिडेंस है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो इम्पिडेंस मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से यानी कि इम्पिडेंस इसकी मैक्सिमम होगी, जब इसकी इम्पिडेंस जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी इम्पिडेंस मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी, यानी दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो मैक्सिमम होगी। याद रखें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जितनी यहाँ पे वोल्टेज होगी उतनी यहाँ पे वोल्टेज होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इनपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलेगी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ये इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये देखिए इम्पिडेंस मैक्सिमम है, तो इसकी जब इम्पिडेंस इंक्रीज होती जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज मैक्सिमम होगी। फीडबैक वोल्टेज मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ फीडबैक मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये आउटपुट पे हमें इसी फ्रिक्वेंसी की आउटपुट जो है यानी कि जो AC जो है वो मिलेगी, साइनसॉइडल AC मिलेगी। दोबारा ये ध्यान में रखें कि ये देखें ये वो पॉइंट है, ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा। यानी कि अब ये जो हमारा क्रिस्टल है इसका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है वो बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के एक LC पैरेलल सर्किट का होता है। तो LC पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इम्पिडेंस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो जब इसकी इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होगी, रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखें। ये पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे भी वोल्टेज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब इसकी इम्पिडेंस मैक्सिमम होगी। तो ये वोल्टेज जो हमें आउटपुट में मिल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इनपुट भी मैक्सिमम है। तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमें इसकी इम्पिडेंस मैक्सिमम मिलेगी। रिजल्ट क्या निकलेगा कि आउटपुट पे यही हमें फ्रिक्वेंसी जो है, ये जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको मिलेगी। अब रही बात कि इसके मोड ऑफ ऑसिलेशन जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसकी ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी हमें प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि सिंगल फ्रिक्वेंसी जो है ये वाली फ्रिक्वेंसी है, ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है ये इसके लिए ये फ्रिक्वेंसी होगी इस सर्किट के लिए, और इस सर्किट के लिए ये फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसका हमें हार्मोनिक्स भी मिलते हैं, यानी कि ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ इसके हार्मोनिक्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो बिलफर्ज 10 किलो हर्ट्ज है, बिलफर्ज ये वैसे थोड़ी है 10 किलो हर्ट्ज है, तो हमें आउटपुट पे 10 किलो हर्ट्ज भी मिल सकती है, 20 किलो हर्ट्ज भी मिल सकती है, 30 किलो हर्ट्ज भी मिल सकती है। ये क्या है, ये होगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और ये इसके हार्मोनिक्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ हम हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी हासिल हो सकती है और उसके ओवरटोन जो है उसके वो फ्रिक्वेंसी भी हमें यहाँ आउटपुट में मिल सकती है। तो ये इसका क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का बेनिफिट है। अच्छा एक और बात ये देखें कि यहाँ हम इंडक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि ये क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ वॉल्यूम जो है कम ऑक्यूपाई होगा। तो ये जिस तरह पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास तौर पर ये कोशिश की जाती है कि ट्रांसफार्मर इस्तेमाल ना किया जा सके, क्या किया जाए, और साथ ही साथ एक्सटर्नल सोर्स जो है बैटरी जो है वो भी एक ही इस्तेमाल की जाए, एक से ज़्यादा बैटरीज जो है इस्तेमाल ना की जाए। तो यहाँ भी देखें कि इंडक्टर जो है यहाँ इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्रिस्टल इस्तेमाल होता है जो कि कम स्पेस जो है घेरता है।
रिजल्ट का निकलता है। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, तो इसलिए इसको इनके ये क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को क्या कहते हैं कि प्रेफर किया जाता है। अब ये मैं साथ अटैच कर देता हूँ वो वीडियो जिसमें ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपको शो हो रहा है, तो देखना। यानी कि ये वाजे तो नहीं है इतनी ज़्यादा वीडियो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ जाएगी कि स्पार्किंग होती है जब उसको पुश किया जाता है क्रिस्टल को, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। अल्लाह हाफिज़।